हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर ख़त्म कर लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे रहेगा, और ये जो लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल, ये जेई मेंस का, जेई एडवांस का, और जो केवीपी है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं नीट वगैरह के, उन सब के लेवल के अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चन सारे के सारे पिक किए हैं। खुद से कोई भी नहीं बनाए हैं, जहाँ से भी जो भी एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन है। और ये है प्रैक्टिस सेट 1। इसके अंदर टोटल होंगे क्वेश्चन 50, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपके सामने स्क्रीन पे है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अनलेस वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है या फिर कुछ और, तो उन सभी केसेस में हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या हम लोग ऑप्शंस को देख के कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं। इसको बोलेंगे कैलकुलेटिव गैस मेथड। और कहाँ कहाँ पे नहीं लगा सकते, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करूँ, इसको हर क्वेश्चन में देखूँ जरा से इसको कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग अपने कैलकुलेटिव गैस की एक्यूरेसी भी चेक करते रहेंगे। इससे हमारे लिए दो फायदे हो जाएंगे, हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, और हमेशा हमारे पास एक एडवांटेज रहेगा कि अगर कोई क्वेश्चन लेंदी आ जाए तो उसमें यूज़ भी कर लेंगे उस टाइम को, है ना, जिसमें हमें लगेगा कि यार ये तो छोटे मेथड से हो ही नहीं सकता। कई सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ के या फिर क्वाड्रेटिक कभी कभी लेंदी आ जाते हैं मैथ्स के अंदर, इसलिए टाइम बच जाएगा हमारा। बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लिखा हुआ है इसमें कि आपके पास एक कंडक्टर है जो कि पी क्यू लेंथ का, जो हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है ये वाला कंडक्टर, ये पी क्यू है, इसकी लेंथ जो है वो एल दिया हुआ है, और इसमें करंट जो है वो I2 जा रहा है। और ये लिखा है कि ये परपेंडिकुलर है एक इन्फानाइट कंडक्टर के। इन्फानाइट कंडक्टर को लेबल कर लेते हैं मे बी एक्स वाई। ठीक है, ये इन्फानाइट कंडक्टर है ये। तो हमको जो दिख रहा है स्क्रीन पे जितना पोर्शन अभी, वो एक्स वाई मार्क कर दिया मैंने लेबल यहाँ से। उसकी लेंथ जो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि एल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है, मे बी 1000 टाइम्स, 1000 टाइम्स या 10,000 टाइम्स, है ना। तो इसलिए वो, और इसके अंदर कितना करंट है, I1 करंट है। हमसे बोल रहा है कि इस इन्फानाइट वायर की वजह से आप कैलकुलेट करके दिखाओ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस पे, पी क्यू वायर पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम, तो अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में वैसे देखो इन्होंने मैग्नीट्यूड पे फोकस करा, आई जे के कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब इनको केवल मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है फोर्स के। लेकिन आप क्या करो, सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन डिफाइन कर लो। और हम लोग स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो है XYZ प्लेन जैसे डिफाइन होते हैं ना, कार्टेशियन, वही फॉलो करते हैं यहाँ पे, उसी के हिसाब से काम करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मान लेते हैं कि लेट दीज वायर्स आर ऑन द प्लेन ऑफ दिस पेपर, यानी कि कोई पेपर के अंदर बाहर नहीं है, प्लेन पेपर के ऊपर, या प्लेन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो पी क्यू जो होगा वो अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और जो ये हमारी इन्फानाइट वायर है एक्स वाई जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों, या फिर एक्स एक्स डैश लिख लो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश एक्सिस पर, और ये हो जाएगा वाई वाई डैश एक्सिस पर। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक जैसा हम लोगों को पता है, ये वाला एक्स, ये पॉजिटिव वाई, और ये बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड। ठीक है, अंदर की तरफ नेगेटिव जेड हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया यहाँ तक, ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड कन्वेंशन यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा काम है जो आपको यहाँ पे करना है। देखो, इन्फानाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करनी है हमको पी क्यू के ऊपर, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उससे हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर देंगे, जो आई एल बी होता है, आई एल क्रॉस बी, वो अप्लाई करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, आप क्या करो कि ये जो इन्फानाइट वायर दिया हुआ है इसकी वजह से एक छोटा सा पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो फॉर दैट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि छोटा सा पॉइंट में भी ये दे रखा है, इस पॉइंट को लेबल कर लेते हैं टी, इसकी जो लेंथ दे रखी है ले लेते हैं dx, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसको ले लेते हैं x। तो जो टोटल लेंथ होगी वो हो जाएगी x प्लस L/2। ठीक है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dx लोकेटेड एट x प्लस L/2 एज शोन, है कि नहीं। ये सब एक्सप्लेन तो करना नहीं है आपको, पर मैं आपकी क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूँ हर एक बात यहाँ पे। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक रेड डॉट जो है ये कंसीडर कर लिया, जिसकी खुद की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो dx है, और इसकी दूरी जो है इन्फानाइट वायर से वो है x प्लस L/2 के बराबर। नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी t के ऊपर, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्मॉल होगी t के ऊपर, वो निकल जाएगी म्यू नॉट I, कितना करंट जा रहा है पहली जो इन्फानाइट वायर उससे, I1 अपॉन, मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 पाई
ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस एल बाई टू, एक्स प्लस एल अपॉन टू। कैसे? वही फ्रॉम एम्पेयर सर्किट लॉ, आपको याद होगा एम्पेयर सर्किट लॉ। वैसे तो मैंने ये डिराइव भी कर रखा है इन्फानाइट वायर का, दोनों केसेस विदाउट एम्पेयर सर्किट लॉ भी। तो याद है आपको ना, उसमें मैंने बताया था अगर ये कोई इन्फानाइट वायर दे रखा है तो आप क्या करो, जिस पॉइंट पे निकालना उसके चारों तरफ एक लूप बना दो, क्लोज्ड लूप, और उसके बाद वो लाइन इंटीग्रल क्लोज्ड वाला बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई। डी एल का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर ये आर है तो डी एल मतलब ये पूरी पेरीफेरी जो दे रखा है इसका लेंथ जो होगी 2 पाई आर, तो बी डॉट 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। तो डी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स प्लस एल बाई टू। ये हमारे पास आ रही है टी पॉइंट पे फील्ड। अच्छा, ये होगी किस तरफ को ये भी बता देता हूँ मैं। अगर हम लोग राइट हैंड रूल लगाएं यहाँ पे, यानी कि अगर मैं अपने राइट हैंड के थंब को इन्फानाइट वायर के ऊपर प्लेस कर दूंगा तो मेरी फिंगर्स जो हैं, राइट हैंड की फिंगर्स टी पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएंगे, इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस पेपर, है ना। एट दिस पॉइंट अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, तो पता है कि ये कहाँ पर होंगी, इनसाइड द पेपर होंगी, इनसाइड द पेपर। अब इनसाइड को हम लोग माइनस जेड एक्सिस बोलेंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो इसको माइनस के, अगर आप इसको वेक्टर में लिख रहे हो तो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको इनसाइड द पेपर कैसे। अगेन एक बार बता देता हूँ, मैंने किया क्या, अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को इन्फानाइट वायर के ऊपर प्लेस करा है, फिंगर्स जो हैं रेड पॉइंट पे अंदर की तरफ कर्ल करेंगी, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये कंडक्टर है और मैंने अपने थंब को यहाँ रखा, जो फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ को कर्ल करेंगी, इस पेपर के अंदर जाएंगी। तो दैट इज़ वाई इस पॉइंट पे जो फील्ड आएगी हमारे पास वो क्रॉस में आएगी इनसाइड, और वो मैंने कार्टेशियन कन्वेंशन के हिसाब से बता दिया आपको कि माइनस जेड एक्सिस यानी कि माइनस के होगा, ठीक है। तो ये वेक्टर हमारे पास आ गया यहाँ से यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट थिंग है कि हमको छोटी सी फील्ड पता चल गई, अब छोटी सी फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। छोटी सी फोर्स कितनी हो जाएगी, एंड जो फोर्स आने वाली है इस एलिमेंट पर, फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज इक्वल टू, वो मैंने लिख लिया डी एफ के बराबर। एंड हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना करंट है इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर, तो आंसर है I2, तो I2 लिख देंगे I2, और इसकी लेंथ कितनी है, तो आंसर है dx, है ना। ये ऐसे लिखेंगे हम लोग dx वेक्टर, हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है उस डायरेक्शन में ही हम लोग जो है लेंथ वेक्टर ले लेते हैं, तो dx, और क्रॉस उसके बाद कौन, dbt, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ये जो df है ये कितना हो जाएगा, dx कितना है, तो देखो आप इसको dx को लिख दो ऐसे dx, ये आई कैप क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और क्रॉस लगा दो तो माइनस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स प्लस एल बाई टू टाइम्स के, ठीक है कि नहीं यहाँ से तक। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, विच इम्प्लाइज, हम अगर ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो फोर्स का वेक्टर आने वाला है वो आने वाला है आई क्रॉस के। देखो यहाँ पे ये रहा आई, ये रहा जे, और ये रहा के। तो आई क्रॉस के बोल रहा है तो आंसर है माइनस जे, लेकिन ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है तो प्लस जे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस जे की तरफ है, यानी कि ये वाली जो वायर है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एंटी क्लॉक घूम जाएगी। वायर ऐसे थी, घूम के जो है ना ऐसे हो जाएगी एंटी क्लॉक, ठीक है, 90 डिग्री टर्न कर जाएगी ये, बिकॉज पॉजिटिव आई एक्सिस वहीं पर आ रहा है ना, प्लस जे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। फोर्स का डायग्राम हम लोगों ने देख लिया, डायरेक्शन देख लिया हम लोगों ने कहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो एंटी क्लॉक टर्न कर जाएगा ये वाला कंडक्टर प्लस जे। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ से देख के बता देना भाई कि पॉजिटिव जे एक्सिस में, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में लगने वाला है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन तो हमको पता चली गया यहाँ पे। तो अब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी केवल हम लोग अब मैग्नीट्यूड पे फोकस करते हैं। तो डी एफ का वैल्यू कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 dx अपॉन 2 पाई एक्स प्लस एल बाई टू। मैंने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन के थ्रू मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, उसका मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा यहाँ पे, करेक्ट। अगर बोलते हैं ना -5 टेस्ला, तो बस इसका मतलब ये है कि जिस कन्वेंशन में आपने +5 लिया उसका उल्टा हो रहा है, तो वो मैग्नीट्यूड में कोई रोल नहीं है, माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन में रोल प्ले कर रहा है, और डायरेक्शन में ऑलरेडी इसका रोल आ चुका है, तो अब कुछ नहीं करना है इसके अलावा हमको यहाँ पे, ठीक है। इसका तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई एक्स प्लस एल बाई टू, और ये dx, और इसकी जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक होगी, तो आपको पता है x कम से कम हो जाएगा 0 के बराबर, है ना। x कम से कम कितना हो जाएगा हमारे पास 0 के बराबर, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा l के बराबर, क्योंकि मैंने x को जो है ना वो कैलकुलेट किया है इस p पॉइंट से। मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो कलर से, ये इस p पॉइंट से मैंने x को कैलकुलेट किया, तो इट कैन बी एज लो एज 0 एंड एज हाई एज l। अगर इस पॉइंट पर चला जाए q पे तो एज हाई एज कितना हो जाएगा l, तो यानी जो कम से कम दूरी है वो l/2 है, ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी है वो 3l/2 है,
ये हमको यहाँ पे क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई इसको निकाल देंगे बाहर, और यहाँ पे लिख देंगे, इसको भी इंटीग्रेट करा हम लोगों ने, ठीक है। वही फोर्स निकाल रहे हैं 0 से लेके L तक के लिए। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन 2 पाई x प्लस एल बाई 2 0 से लेके L तक के लिए। तो आंसर जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये दो बार क्यों लिख दिया, इसको हटाओ यहाँ से। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारे पास ln x प्लस एल बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो अगेन वही 0 से लेके L तक हमारे पास, ठीक है। तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ln नेचुरल लॉग है, लॉग बेस ई, तो ये हो जाएगा L प्लस एल बाई 2 माइनस ln L बाई 2, ठीक है। और हमें पता है लॉग कोई सा भी बेस हो, डज नॉट मैटर, ये किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक है। नहीं पता तो याद रख लेना ये बात, ठीक है। कई सारे जो नीट वगैरह के जो मेडिकल की प्रिपरेशन करोगे, जिनकी मैथ्स कमजोर होगी, मे भी शायद उन्हें ना पता हो, तो याद रख लेना, ठीक है। मैंने वैसे सारे की सारी जो बातें हैं, ये सारी की सारी जो बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स उस नाम की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अटैच कर रखा है 11th क्लास में, तो आप वो भी देख सकते हो इनकेस आपको लगता है कि आप मैथ्स कमज़ोर है। और अगर आपको पता है कि आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आपने ऑलरेडी उसका इलाज कर ही रखा होगा, ठीक है। म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई, अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 3L बाई 2 लिख दोगे, ठीक है, अपॉन L बाई 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो L बाई 2 से L बाई 2 कट गया, तो हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई ln3, और कहाँ पे, J पे, है ना। तो ये नेट हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक फंडा क्या था यहाँ पे, छोटी सी फोर्स निकालो, वह एम्पेयर सर्कल, छोटा सा फोर्स निकालो। छोटा सा फोर्स निकालने के लिए पहले मैंने छोटी सी फील्ड यानी कि dB वो कैलकुलेट किया, जो मैंने दिखाया आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ के थ्रू। यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये रहा dB इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई x प्लस एल बाई 2, यहाँ से कैलकुलेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने बस फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड DF इज इक्वल टू I L क्रॉस B वो लगाया, और उसके थ्रू फोर्स कैलकुलेट कर दिया, एंड डन। तो हमारे पास इवेंचुअली क्या रिजल्ट आ गया, ln3 वाला आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब इसको सोचते हैं हम लोग मेथड नंबर 2 से कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो सॉल्व हम लोग यहाँ पे मेथड नंबर 2 में देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया, आपको पता है यार ये बात साफ साफ कि जो इन्फाइनाइट कंडक्टर है, ये इसकी वजह से जो फील्ड आने वाली है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, स्क्वायर के नहीं, केवल डिस्टेंस के होते हैं। जो इन्फाइनाइट कंडक्टर होता है, हमें पता ना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, अभी तो दिखाया मैंने एम्पेयर सर्किटल लॉ में, है ना। तो अगर हमको ये बात पता है यहाँ से कि भाई एक इन्फाइनाइट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके डिस्टेंस के, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये लॉग जरूर आएगा, यानी कि आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा। ये हमको कन्फर्म हो गया, लॉग जरूर आएगा, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पे क्या समझ में आ गई, दूसरी बात हमको ये समझ में आ गई कि ये जो हमारे पास जो लिमिट आने वाली है इस फोर्स की, वो कहाँ पे आने वाली है, तो आप बोलोगे कम से कम L बाई 2 पॉइंट पे और ज़्यादा से ज़्यादा 3L बाई 2 पे। तो उससे आपको एक चीज़ और समझ में आ गया कि यार 3L बाई 2 और L बाई 2 का इसमें कंपोनेंट आने वाला है, और उससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आंसर आने वाला है उसके अंदर डेफिनेटली log 3 आने वाला है, यानी कि ln3 आने वाला है आंसर। आप इसे ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ पे वाली बात। क्या बोला मैंने बोला कि यार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, एंड सिंस से छोटा फील्ड आ रहा है तो इसको डेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग का कंपोनेंट आएगा। और दूसरी बात मुझे पता है इसकी जो रेंज है, जिस रीजन में मैं, जिस एरिया में, जहाँ P से लेके Q तक मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वहाँ पे लोअर लिमिट L बाई 2 की है और अपर लिमिट 3L बाई 2 के, तो डेफिनेटली यही दोनों लिमिट्स यूज़ होने वाली हैं यहाँ पे। और सिंस लॉग का कंपोनेंट है तो डिवाइड हो रहे होंगे, तो 3L बाई 2 डिवाइडेड बाई L बाई 2 एंड यू विल गेट द आंसर ln3। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे। दूसरा तरीका एक और है यहाँ पे इसको लगाने का, जिससे आप इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगेन ये सब कुछ ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता देता हूँ आपको वो वाला मेथड भी। इसमें क्या है, हम लोग एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे। मेथड नंबर 2 एज सच ये कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये एवरेज मेथड है। आपने कई जगह पे अप्लाई करा होगा ऑलरेडी, 11th क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था।
न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, जो न्यूटन का लॉ है कूलिंग का, उसमें भी हम लोगों ने कई बार देखा था, उसके लॉ को यूज़ करे बिना हम लोग एवरेज जो रूम टेम्परेचर का दे रखा हो ना, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है या कोई कॉमोडिटी है, कोई भी चीज़ है, गर्म फूड है, वो रखा हुआ रूम में, थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर यहाँ से यहाँ हो जा रहा है, तो कितना होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। तो वो सारी की सारी बातें, वो वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो वो वही स्टाइल हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो रोप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन करे, जहाँ पे हम लोग एवरेज फोर्स निकालते तो वहाँ पे भी यही आइडिया अप्लाई करते, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग। वी कैन फाइंड एवरेज फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। ये एवरेज फोर्स जो होती है ये अपर लिमिट होती है, बिकॉज एवरेज जो आएगा ये वाला, ये ज़्यादा आएगा हमेशा इस वाले पार्ट से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, बेसिकली जनरली हो क्या रहा है मैं बता देता हूँ आपको। मान लो ये रीजन दे रखा है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली ये इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करता हूँ। ये हमेशा मेरे को जो आंसर देने वाला है ये अपर लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा ये आंसर होगा। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ये कर सकते हो कि जो भी फोर्सेज उससे बड़ी आ रही है उनको आप काट सकते हो। क्या मतलब है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, हम लोग ये बात कर रहे थे, यहाँ पर वायर है, इन्फानाइट वायर है ये, ठीक है, और जो दूसरी वायर है वो यहाँ पर है पी क्यू, ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ दे रखी थी हमको एल, और ये दिया हुआ है L/2। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस इन्फानाइट वायर की वजह से P पॉइंट पे कितना फील्ड आ रहा है वो कैलकुलेट कर दो, और Q पे कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर दो, फिर एवरेज निकाल दो। तो एवरेज कितना हो जाएगा, BP + BQ / 2। नाउ BP कितने के बराबर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P हो जाएगा μ0I/2πL/2, और Q पे कितना आ जाएगा, μ0I कौन सा, जो इसमें से जा रहा है ना, तो I1 बोल रहे हैं, तो I1 लिख लेते हैं यहाँ पे भी हम लोग, और ये हो जाएगा 2π3L/2, ठीक है कि नहीं, L + L/2 यहाँ से यहाँ तक। अब इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे B बार, तो वो हो जाएगा हमारे पास, आप खुद देख लो, μ0I1/2π, मैं कॉमन निकाल के लिख देता हूँ एक बारी में, I1/2π, यहाँ पे हो जाएगा 2/L, यहाँ पे हो जाएगा 2/3L, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ, तो मैं हाफ कर दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये आ रही है μ0I1/2π, और इसके यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग ध्यान से नोटिस करेंगे तो 4/3L। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आ रही है मेरे पास एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, तो यहीं से मैं एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, और एवरेज फोर्स हो जाएगा I2L, जो भी लेंथ दे रखी थी इसकी, है ना, क्रॉस B। बाकी तो हमको पता है, मैं तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो और L और B के बीच में जो एंगल आने वाला वो भी 90 डिग्री, क्योंकि B अंदर की तरफ था और L टुवर्ड्स द राइट है ना, तो इसलिए हमको पता है कि यार इसको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे इस बात की। मैं सीधा इसको लिख देता हूँ LB करके, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो B के बदले कितना आएगा यहाँ पे, तो आंसर होगा μ0I1/2π 4/3L। तो देखो ये वाला L कट गया इससे, आपके पास जो एवरेज फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, आंसर है μ0I1I2 / 2π टाइम्स 4/3। तो यानी कि ये आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, यानी कि दिस इज द एवरेज फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर, जो PQ कंडक्टर, इसके ऊपर जो एवरेज फोर्स आ रही है कितनी आ रही है, μ0I1I2/2π टाइम्स 4/3। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं ज़रा ध्यान से। यहाँ देखो हमको एक ऑप्शन दिया हुआ है ये 3/2 दिया ना, आगे देखो यहाँ पे केवल साथ में 3/2 मतलब हो गया 1.5, और 4/3 कितना होता है 1.33, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया दैट इज़ द अपर लिमिट। तो यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया गलत, यानी कि ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, ये वाला, ये कितना दे रखा है μ0I1I2/2π, यानी कि साथ में यहाँ पे 1 है। मैंने आपको बताया था अपर लिमिट है 1.33 की, ये उससे छोटा है, तो इट माइट बी द आंसर, ये हो सकता है आंसर। अगला ये वाला केस देखो, ln2 होता है 0.69, ln2 कितना होता है 0.69, ये बेसिकली log E है ना ये वाला। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप याद रख लो। अब यहाँ पे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, थोड़ी बहुत अगर आपको फैक्ट्स डेटा याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व, है ना हमारे लिए। तो ln2 का वैल्यू तो 0.69, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/3, यानी कि वही 1.33 के करीब आ रहा है। तो यानी कि इसके आसपास होनी चाहिए, तो बहुत ही कम है उससे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये भी आंसर होगा। वैसे तो मुझे पता है कि आंसर है ना, हम लोगों ने देख लिया, तो ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। अब ये जो है ln3, अगर आप ln3 को चेक करोगे तो ln3 का अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होता है 1.1 के करीब। नाउ इट इज़ मोर क्लोजर टू योर 4/3 वैल्यू, जो मैंने बताया ना 1.33 उसके ज़्यादा पास में है। तो यानी कि हमारे पास जो दो ऑप्शन जो ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं हमारे वाले आंसर के, वो A और D है, एंड सिंस A इज़ मोर क्लोजर
तो इसलिए ए को हम लोग आंसर बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके पास दो तरीके थे इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के। जो दूसरा वाला मेथड है इसमें कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाना, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो एक्यूरेसी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं यहाँ पे। अगर आपको LN3 याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए वहाँ पे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड नंबर 1 का अगर आपको हल्का हल्का सा हिंट रहेगा तो आप उसको जो है क्या कर सकते हो, बिना सॉल्व करे अपने मन में अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि यार लॉग आने वाला है, लॉग आएगा L/2 और 3L/2, तो यानी कि डेफिनेटली डिवाइड होंगे, LN3 वाला आंसर है। तो यही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। जो मेथड नंबर 2 है इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाए, क्या पता आपके लिए। तो आप इसलिए इसको भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के दोनों मेथड यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। दूसरा वाला मेथड यूजलेस नहीं है, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, देखना ही हमारे लिए। और ऑलरेडी हम लोग इसको कहने बताया ना, कोई एग्जाम्पल्स थर्मोडाइनमिक्स में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा सॉलिड जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, वहाँ पे भी हम लोग इसको कई बार यूज़ करेंगे इस मेथड को। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसलिए आप उसको भी याद रखना, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले। अगेन वही 2 मेथड देखेंगे और देखेंगे क्या होता है वहाँ पे हमारे लिए जो कैलकुलेटिव गैस वाला मेथड है या मेथड नंबर 2, 3, 4 जो भी जितने मेथड्स होंगे देखेंगे कौन कौन से अच्छे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा मेन पर्पस बस यही है कि आप क्वेश्चन को जितने भी एंगल से सोच सकते हो सोच लेना, सो दैट एग्जाम में कम सोचना पड़े। ऐसा ना एग्जाम में आपका दिमाग चल जाए इस डायरेक्शन में और एकदम से और आपको पता ही नहीं हो फिर, है ना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। तो मैं यहाँ पे आपको जो भी करने वाला हूँ सही है गलत उन सबके कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखते रहेंगे, सो दैट आप अपने आप को कुछ गलत करने से एग्जाम में रोक पाओ, ठीक है। आता हुआ क्वेश्चन आपसे गलत ना जाए, क्यों? बिकॉज आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कुछ ज़्यादा दिमाग ना चलने लग जाए वहाँ पर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।